हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। तो आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन यूनिट 2, जिसके अंदर नया टॉपिक है दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो आज के लेक्चर में सॉल्युबिलिटी के साथ ही, क्योंकि ये टॉपिक है हेनरी लॉ से ही यानी जुड़ा हुआ, तो व्हाट इज हेनरी लॉ एंड व्हाट इज द एप्लीकेशंस। तो हेनरी लॉ क्या है और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, और हेनरी लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे सॉल्युबिलिटी यानी कि किसी भी लिक्विड के अंदर अगर आप किसी सॉलिड को डालो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, या फिर किसी लिक्विड के अंदर आप किसी लिक्विड को डाल दीजिए, या फिर किसी लिक्विड के अंदर किसी गैस को डाल दीजिए। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी लिक्विड के अंदर, एंड व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज द सैचुरेटेड, जो फॉर्म इनका होगा सॉल्यूशन का। तो डिफरेंट जो चीजें हैं यहाँ पर उनको वन बाय वन करेंगे डिस्कस। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीख लेंगे व्हाट इज हेनरी लॉ और उसके न्यूमेरिकल अप्रोच को हमने कैसे करना है। और हर साल एग्जाम में सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हर साल पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो सपोज हमने कोई भी एक सॉल्यूशन लिया, तो सॉल्यूशन के लिए हमको क्या चाहिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिले तो मिलके क्या बनाएंगे, दैट इज सॉल्यूशन। ये क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि किसी भी सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट डाला तो मिलके क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन यानी कि डिसोल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते रहेगा, तो एक लिमिट तक ही डिसॉल्व होगा, उसके बाद वो क्या होगा, यानी कि डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। मींस एक तरह का यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। देखो कैसे समझे इसको। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बीकर है, इसमें आपने वाटर ले लिया, इस बीकर में आपके पास वाटर, आप इसके अंदर NaCl को डिसॉल्व करना शुरू करिए। आपने कुछ NaCl इसमें ऐड किया, वो हो गया, डिसॉल्व हो गया। फिर थोड़ा सा NaCl और डालिए और डिसॉल्व करिए, फिर डिसॉल्व हो जाएगा। तो एक लिमिट तक वो डिसॉल्व होगा, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर NaCl का यानी कि डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वो कंसंट्रेशन ऑफ वो चीज हमारी क्या कहलाएगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा वो, सैचुरेटेड यानी सॉल्यूशन। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस जहां पर सॉल्यूट का डिसॉल्व होना बंद हो जाए, मतलब उसके अंदर डिसॉल्व जो सॉल्यूट आप डाल रहे हो उसका डिसोसिएशन बंद हो जाए उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर या लिक्विड के अंदर। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज, या दिस सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, यानी कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो कि सॉलिड है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which is dissolved in a solvent liquid, after that there is no any extra solute is going to dissolve। अगर उसके बाद भी आप NaCl मतलब डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड में नीचे प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। फिर उसको बाद में बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो गया उसके अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, यानी कि यहाँ पर इस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहेगा, फिक्स। ऐसा नहीं कि थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज ही कर दे तो हो सकता है कुछ और डिसॉल्व हो जाए, but at a particular temperature the maximum amount of solute which is going to dissolve in a particular solvent is known as saturated solution। अब जो ये saturated solution बना, इसका जो concentration है, concentration of this saturated solution is known as solubility, is known as solubility। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड का। जब हम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, मींस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, जब हमने सॉलिड का मतलब NaCl सॉलिड फॉर्म में होगा, आपके पास कुछ नमक है, नमक को आपने डिसॉल्व किया, एक मैक्सिमम अमाउंट नमक का जो इसमें डिसॉल्व हो सकता है, उसके बाद डिसॉल्व होना बंद हो जाए, तो दैट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जो कंसंट्रेशन होगा इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, वही आपका क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, तो डिफाइन अगर हम इसको करें, the maximum amount of solute at a particular temperature which is going to dissolve in a particular liquid or solvent is known as saturated solution। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स भी, कि जब हम किसी लिक्विड के अंदर या किसी सॉल्वेंट लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। हालांकि जो हम बात कर रहे हैं सॉलिड की, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग को बात करनी है गैसेस की, बट एक टॉपिक है पहले तो इसको भी कर लेते हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, इस लिक्विड के अंदर जब आप किसी सॉलिड को डाल रहे हो। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे,
फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। फर्स्ट क्या होता है? टेम्परेचर। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, व्हेन यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बेसिकली इंक्रीज होती है। तो उसमें भी हमारे पास और मतलब बहुत तरह के क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बात करूं NaCl की, या फिर KCl की बात करूं, ठीक है, तो इन कंपाउंड के अंदर अगर इनको आप डालोगे और टेम्परेचर इंक्रीज अगर आपने किया, तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इनके साथ बढ़ती। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। किस किस के लिए? NaCl हो गया, KCl हो गया, KNO3 हो गया। तो इस तरह के जो कंपाउंड है, इनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बेसिकली इंक्रीज होती है। क्यों होती है? बिकॉज जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। देखो इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया था, इसको फिर लिख देता हूं। देखिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस क्या होगा? हीट। ठीक है, सॉरी, एंडोथर्मिक। तो ये क्या बनाएगा आपके पास? सॉल्यूशन। क्या बनाएगा? सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो ये जो प्रोसेस है ये क्या होता है? एंडोथर्मिक। क्या है? एंडोथर्मिक। सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल, अगर एंडोथर्मिक है प्रोसेस, फर्दर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा। तो इसलिए कुछ ये कंपाउंड जो होते हैं, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। इनके लिए डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है, मीन्स ये जो कंपाउंड होते हैं, अगर इनको अगर आप किसी सॉल्यूशन में डालोगे, किसी लिक्विड में ऐड करोगे, तो क्या होगा? तो ये आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे और टेम्परेचर बढ़ाने पर ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है ना? क्यों होगी? बिकॉज ऑफ ली, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल, अगर आप एंडोथर्मिक है प्रोसेस, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया तो रिएक्शन विल प्रोसीड टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इसी वजह से ये रिएक्शन क्या होती है? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये प्रोसेस फॉरवर्ड होता है, मींस सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, अगर वहीं कुछ एक दो कंपाउंड ऐसे ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया Na2CO3.H2। ठीक है, ये कुछ और भी कंपाउंड है, जैसे कुछ लिथियम के कंपाउंड्स हैं। तो इनके लिए क्या होता है? डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, मींस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनिशियली थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है, लेकिन बाद में डिक्रीज हो जाती है सॉल्युबिलिटी। तो बेसिकली हमको इससे करना कुछ नहीं है, बट हमने देख लिया कि किसी भी लिक्विड के अंदर अगर आप कोई सॉलिड डाल रहे हो, तो उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, कुछ कंपाउंड की डिक्रीज होती है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द ली चैटलियस प्रिंसिपल कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ये चीजें आप अच्छे से मतलब जानते हैं। दूसरा जो फैक्टर है उसको भी नोट कर लेते हैं। देखिए, दूसरा जो फैक्टर है जिससे सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होगी स्टूडेंट, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब देखिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर भी अफेक्ट करेगा सॉल्युबिलिटी के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल फिर देखिए, अगर आपके पास वाटर है, यहां आपने वाटर ले लिया, इसके अंदर सपोज आप कोई चीज डिसॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर जो है आपने NaCl को डिसॉल्व किया। ठीक है, अब देखिए वाटर इज अ पोलर। वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर। और NaCl भी देखो कैसा है, इट इज ऑल्सो पोलर। और केमिस्ट्री का एक बेसिक प्रिंसिपल है क्या? दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी पोलर डिसॉल्व पोलर। तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर अगर आप पोलर ही कंपाउंड डाल रहे हो, तो वो बहुत अच्छे से क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। वहीं अगर इस NaCl को मैं किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालता, फॉर एग्जांपल मैं ईथर में डालता, बेंजीन में डालता, ये CCl4 में डालता, तो उस केस में ये तो पोलर होता, सॉल्वेंट नॉन पोलर होता, तो सॉल्युबिलिटी कम होती। तो सिंपल सी चीज है कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, इस चीज के ऊपर भी आपका सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी कि पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है वो सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो दीज आर द टू फैक्टर फॉर सॉलिड जो हमारी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने इनको नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब जो हमारा मेन फोकस जो हमारा होने वाला है आज के टॉपिक में, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी कि एक पर्टिकुलर गैस को आप किसी लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो किस तरह से सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। और एक्चुअली इसको क्वालिटेटिवली स्टडी किया था हेनरी ने, तो यहीं से निकल के आता है हेनरी लॉ। तो वो देखेंगे, बस उसके साथ ही इसकी जो बैकग्राउंड
इसकी जो बेसिक चीज है कि किसी भी लिक्विड के अंदर गैस कैसे सॉल्युबल होगी। अब बेसिकली ये समझते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल गैसेस आर डिसॉल्व इन लिक्विड्स या वाटर। तो सभी गैसें वाटर में कुछ न कुछ एक्सटेंट तक सॉल्युबल होती हैं, कोई कम होगी, कोई मतलब ज्यादा होगी। तो जब कोई भी गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है तो वो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे। जैसे सपोज कोई गैस है, उस गैस के सपोज 2 मोल्स है, 2 मोल्स आर गोइंग टू डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द वाटर। तो उसकी जो किस तरीके से एक्सप्रेस हो सकता है, पर्टिकुलर 2 मोल्स इन 1 लीटर मीन यानी मोल पर लीटर, यानी मोलारिटी के टर्म पर, या फिर मोल फ्रैक्शन कि किसी गैस का कितना फ्रैक्शन एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो गया। तो यही 2 यूनिट हम लोग यहाँ पर यूज मतलब करने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन वाली को ज्यादा यूज ये करेंगे। तो सपोज हम समझ गए हैं कि ऑलमोस्ट सभी गैसें जो है वाटर में सॉल्युबल होती हैं इन अ डिफरेंट एक्सटेंट, ठीक है। तो इनको एक्सप्रेस करने का तरीका क्या हो गया हमारे पास, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन ये हम पढ़ चुके हैं, मोलैरिटी भी और मोल मतलब फ्रैक्शन भी। और ये चीज आपको न्यूमेरिकल जब इसके हेनरी लॉ के आएंगे तो उनको सॉल्व जब आप ये करेंगे तो ये टर्म आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप हेनरी लॉ के प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। अब आप देखिए कैसे एक लिक्विड के अंदर कोई गैस जब डिसॉल्व होती है तो क्या होगा, तो उस पर कौन कौन से फैक्टर होंगे। यानी कि सॉल्युबिलिटी तो है ही, क्योंकि एक पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर गैस किसी न किसी एक्सटेंट में जाके डिसॉल्व हो जाती है, मीन सॉल्युबल होती है। हालांकि कुछ गैसेस कम होती हैं, कुछ गैसेस ज्यादा होती हैं, बट उनके कौन कौन से फैक्टर है तो वो फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। दीज आर द फैक्टर्स which affect the solubility of gas in liquid, and the first factor is nature of gas. First factor is nature of gas. I think इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई गैस, फॉर जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर आप, ये वाटर मैंने लिया था, देखिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। सपोज मैंने वाटर लिया, इसके अंदर मैं एक O2 डाल रहा हूँ, दूसरा मैं इसके अंदर अमोनिया डाल रहा हूँ। तो आपको पता है, देखिए वाटर कैसा सॉल्वेंट है, पोलर, और सॉरी अमोनिया, NH3 कैसी गैस है, इट इज ऑल्सो पोलर, बट O2 जो है वो नॉन पोलर गैस है, या फिर N2 नॉन पोलर है। तो जब अब मैं ऑक्सीजन ज्यादा ये डिसॉल्व होगी या NH3 ज्यादा डिसॉल्व होगी, डेफिनेटली अमोनिया ज्यादा इसके अंदर सॉल्युबल होगी, बिकॉज द सेम प्रिंसिपल लाइक डिसॉल्व लाइक। दिस इज ऑल्सो नॉन पोलर, दिस इज ऑल्सो पोलर। अगर O2 डाल दो तो ये नॉन पोलर है, और ये पोलर हालांकि कुछ एक्सटेंट में सॉल्व होती है ऑक्सीजन, बट ज्यादा मतलब मैग्नीट्यूड मीन्स NH3 का होगा, NH3 विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो हम ये अच्छे से समझते हैं कि नेचर ऑफ गैस किस तरीके से सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। दूसरा फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। द सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर क्या क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी एग्जाम्पल ये लिखा था कि बेसिकली टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब इसका रीजन क्या है, देखिए इसका रीजन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आप इस फिगर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश ये करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज लिक्विड, यहाँ आपने लिक्विड ये भर दिया यहाँ तक, और यहाँ पर कुछ गैसेस है, ठीक है। अब ये गैसेस क्या है, इसके अंदर कुछ एक्सटेंट में कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स इसके में सरफेस पर होंगे, ठीक है। और आपको पता है कि जैसे ही टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, अब गैसेस के मॉलिक्यूल का तो काइनेटिक एनर्जी वैसी बहुत क्या होती है, ज्यादा होती है। और जैसे आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ये आप क्लास 11 से मतलब पढ़ चुके हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। तो जैसे ही आप टेम्परेचर मतलब बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो मॉलिक्यूल ट्रैप्ड भी थे नीचे डिसॉल्व, वो भी क्या होंगे, स्केप आउट कर जाएंगे, मींस जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेसिकली ये समझना है कि जो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर इसको हम ली चैटलियस प्रिंसिपल से मतलब समझे कि डिसोल्यूशन मतलब कोई भी गैस जब किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन ए लिक्विड इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, और अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रिएक्शन प्रोसीड टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। बस इसको आपने ध्यान रखना है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड डिक्रीजेस। ये 2 फैक्टर थे। और तीसरा फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी पर बेस्ड है हमारा हेनरी लॉ। तो आइए तीसरा फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज अ प्रेशर। दैट इज प्रेशर। अब देखिए प्रेशर का क्या रोल है,
प्रेशर के रूल पे बात करते हैं, ठीक है। अब देखो प्रेशर के लिए क्या होगा, सपोज फिर समझते हैं इसको। आपने एक वेसल लिया, इस वेसल में सपोज आपने कोई लिक्विड ले लिया यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, कुछ गैस भर दी, दिस इज द गैस, और इसको आपने क्लोज कर दिया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया कुछ पिस्टन, यहाँ पर ये लगा दिया आपने एक पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन है हमारा, और यहाँ पर आपका ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। और कुछ मॉलिक्यूल क्या होगा कि इस लिक्विड के सरफेस पे होंगे। अब आप क्या करोगे कि आपने यहाँ से प्रेशर अप्लाई किया थ्रू दिस पिस्टन, तो क्या होगा समझे, यानी कि जो पिस्टन यहाँ था, अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एरिया, ये तो लिक्विड है, अब आपने यहाँ से, यहाँ पर आपका पिस्टन था, अब आपने इस पिस्टन को प्रेस कर दिया, मीन्स आपने कुछ एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्सटर्नल यहाँ से लगाया, तो क्या होगा कि पिस्टन यहाँ तक आ जाएगा, दिस इज द पिस्टन। अब आपने एक्सटर्नल प्रेशर इस पर लगा दिया है, तो जो गैस के मॉलिक्यूल यहाँ थे, अभी तक एरिया क्या था इनका, मतलब ज्यादा था, अभी कम एरिया पे आ जाएंगे, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ तक यानी कि मतलब पहुंच जाएंगे, यानी कि सम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल will trapped inside the solution, means dissolve in the this liquid। ये तो लिक्विड है, ये लिक्विड है, और ये क्या है, गैस है। तो जैसे ही आपने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, तो वो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई मतलब करने से इस लिक्विड की सरफेस पे क्या होगा, सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे माइट गेट ट्रैप्ड, मींस दे माइट गेट डिसॉल्व या सॉल्युबल इनसाइड द सॉल्यूशन। वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस सरफेस से ज्यादा हो जाएंगे, और ज्यादा प्रेशर होने की वजह से वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। मींस हम ये समझ रहे हैं कि जैसे ही मैंने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर इंक्रीज किया, तो स्टूडेंट सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज। तो इसका क्वांटिटेटिव स्टडी किया था हेनरी ने। सो दिस इज मतलब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड कि ऐसा होता है, दिस इज मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस भी इसको मतलब बोल सकते हैं, बट क्वांटिटेटिवली इसको एनालाइज किसने किया, हेनरी। तो उन्होंने एक लॉ दिया जिसको बोला गया फिर हेनरी लॉ। तो बेसिकली इसी चीज से आया कि जब हम किसी लिक्विड मतलब सॉल्यूशन के अंदर कोई गैस को डिसॉल्व करते हैं, तो वो गैस में अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, तो प्रेशर मतलब बढ़ाने के साथ साथ ही क्या होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। बस यही था हेनरी लॉ। बट अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया हेनरी ने, वो समझ लेते हैं। देखो हेनरी ने क्या बताया, उन्होंने बोला कि मास ऑफ एनी गैस, सपोज कोई गैस के मास क्या है, m, इज विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। वो किसके डायरेक्टली ये नहीं प्रोपोर्शनल है, ये मतलब प्रेशर के। मींस अगर ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा, तो अमाउंट ऑफ गैस, मास ऑफ गैस विच इज गोइंग टू डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन इज ग्रेटर। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा देते हैं, m इज इक्वल टू क्या लगा देते हैं, kp। ठीक, तो ये तो एक सिंपल सा फॉर्म आया। बट इसी टाइम पे डाल्टन भी इस चीज को एनालाइज कर रहे थे कि भी हो सकता है एक से ज्यादा गैस हमारे पास हो, यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस हो, तो किसी पर्टिकुलर गैस की सॉल्युबिलिटी कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, समझ लेते हैं इसको। आई थिंक ये नोट हो गया होगा। देखिए ये कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फिर से वही वेसल है, ये लिक्विड है। अब यहां पर देखिए दो तरह की गैसेस ये बना देते हैं। ठीक है, एक ब्लैक वन और दूसरी सपोज एक गैस ये है। ठीक है, सपोज ये वाली गैस है बी और ये वाली गैस है, ये वाली गैस है ए। दो गैस है हमारे पास। ठीक है, और फिर से पिस्टन है हमारे पास, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर गैस ए भी है और बी भी है। तो अगर हम किसी गैस की मास को देख रहे हैं, तो हम उसको उसके मोलैरिटी के टर्म पे देख सकते हैं, या फिर उसको उसके मोल फ्रैक्शन के टर्म पे देख सकते हैं। तो वही तरीका यहां से क्या निकल के आया, सपोज जो गैस ए है इसका पार्शियल प्रेशर कितना, XPA है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम सिंपल सा हमारे पास क्या तरीका हो सकता है कि प्रेशर हम जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो गैस ए का पार्शियल प्रेशर PA विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द XA, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ध्यान से समझे, इस ए गैस की बात करें कि कितना इसके अंदर सॉल्युबिलिटी है या कितना इसके अंदर डिसॉल्व हो रही है, तो ए का पार्शियल प्रेशर PA विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, सपोज ए गैस थी, इसका पार्शियल प्रेशर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस गैस ए। अब इसको यूं समझे कि अगर ए के मोल्स ज्यादा यहां पर क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे, तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई इस सॉल्यूशन के अंदर
फॉर द सरफेस, ये गैस अप्लाई करने वाली है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल गया कि अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा अप्लाई किया गया, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस along the liquid surface is directly proportional to the mole fraction of that gas in liquid। उस गैस के जितने ज्यादा मोल्स उस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हैं, तो वो उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, प्रेशर। ज्यादा प्रेशर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व होंगे, ऐसे भी इसको एक्सप्लेन मतलब कर सकते हैं। अब आप ये समझे, ये देखो, अब यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को मतलब हटा देते हैं। देखो पी ए इज इक्वल टू कांस्टेंट के लगा देते हैं इनटू एक्स ए, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई, पी ए इज इक्वल टू के इंटू एक्स ए, और यहाँ से अब एक के है तो हेनरी लॉ है तो के एच बोल देते हैं, इसलिए इसको बोल दिया जाता है हेनरी कांस्टेंट, जहां पर के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट। तो सिंपल सा ये तरीका आया, पी ए इज इक्वल टू के इंटू एक्स ए। अब आप देखो कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स ए। अगर मैं यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ करूं, देखो ध्यान से, अगर एक कर्व ड्रॉ करूं किस किस के बीच में, पी ए और यहाँ पर एक्स ए, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। तो पी ए और एक्स ए क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से भी आप y इक्वल टू mx प्लस से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से आई, बिकॉज पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी हमें किसी कर्व में स्लोप निकालनी पड़ती है, जैसे देखो मैं 2 पॉइंट ले लूं, इनको मिला देते हैं थीटा, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। वाई एक्सेस में कौन है, देखिए पी ए डिवाइडेड बाय एक्स एक्सेस में कौन है, एक्स ए, क्या आ गया, पी ए ओवर एक्स ए। अब यहां से देखो पी ए ओवर एक्स ए क्या आएगा, यहां से अगर मैं ये निकालना चाहूं, यहां से देखो, यहां से अगर मैं एक्स ए निकाल दूं, ध्यान से देखो, एक्स ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ए ओवर के एच, ये भी आ सकता है मेरे पास इसी इक्वेशन से। अब देखिए पी ए ओवर एक्स ए, तो पी ए ओवर एक्स ए क्या आएगा, के एच, यानी कि इस स्लोप से मुझे क्या मिलने वाला है, के एच, हेनरी कांस्टेंट। तो इसके अंदर ये स्ट्रेट लाइन कर्व आ जाता है। देखो स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा विच इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, वाई एक्सेस पर पी ए है, एक्स एक्सेस पर एक्स ए है, इनकी स्लोप क्या होगी, के एच होगी, ठीक है। तो वाई ओवर एक्स, पी ए ओवर एक्स ए, पी ए ओवर एक्स ए इज इक्वल टू के एच, सो दिस कर्व विल गिव यू द स्लोप के एच। तो ये एक सिंपल सी एक्सप्रेशन थी किसकी, हेनरी लॉ की। बस आपको ये समझना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी इसकी एक्सप्लेनेशन मतलब ये कर सकते हैं, दिस इज व्हाट पी ए, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस along the liquid surface, partial pressure of gas along the liquid surface, this is the mole fraction of gas in liquid। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसी गैस के किसी लिक्विड में डिसॉल्व होंगे, तो उतना ज्यादा गैस उस लिक्विड की अलोंग मतलब सरफेस पर प्रेशर अप्लाई करेगी। इसको रिवर्स भी आप इसको मतलब समझ पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट हेनरी लॉ। बट उसमें आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, ये दो इक्वेशन, पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए, और यहाँ से एक्स ए निकाल दे तो क्या हो जाएगा, पी ए ओवर के एच, ठीक है। तो यही इसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में भी, और यही है हमारा हेनरी लॉ। तो अब यहां से जो के एच आया, देखो इसको लिख देते हैं, के एच विच इज हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट, के एच क्या है यहाँ पर, हेनरी कांस्टेंट। अब समझो बात को कि जो के एच है, इसको मिटा देता हूं मैं, ध्यान से देखिए, के एच इज हेनरी कांस्टेंट। अब जो के एच है हमारे पास, वो डिपेंड किस चीज पर करने वाला है, ठीक है। के एच इज हेनरी कांस्टेंट, देखो ये के एच जो है वो करेगा किस पर डिपेंड, यहां से देखिए, अगर मैं के एच का वैल्यू बढ़ा देता हूं, तो यहां से एक्स से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मींस अगर हेनरी कांस्टेंट, अगर आपको कई बार किसी मतलब गैसेस के, डिफरेंट गैसेस के हेनरी कांस्टेंट दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल बी मोर सॉल्युबल अकॉर्डिंग टू हेनरी कांस्टेंट, तो आप सीधे देखो के एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। अगर हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है तो मोल नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, इन सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो आप ये कह सकते हैं यहां से ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के एच, तो के एच का वैल्यू जितना ज्यादा होगा तो लोअर द सॉल्युबिलिटी। तो भाई सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी विल बी लोअर, लोअर उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, देखो ध्यान से समझना इस पॉइंट को, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है बेसिकली, हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू भी बढ़ता है। इसको समझे कैसे, बिकॉज
फिर समझो बात को कि अगर मैं बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। देखो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो केएच बढ़ेगा ना, सिंपल सी चीज है। टेम्परेचर का कोई डायरेक्ट यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है, बट हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो केएच बढ़ रहा है। कैसे समझा? बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने पर डेफिनेटली सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल एस्केप आउट कर जाते हैं। कहाँ से? लिक्विड से। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो जब सॉल्युबिलिटी, यहाँ से देखिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली केएच क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सा यहाँ से एक्सप्रेशन, यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में बिल्कुल अच्छे से रखेंगे कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर हेनरी कांस्टेंट इंक्रीजेस, और हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो डायरेक्टली कई बार अच्छे कॉम्पिटिशन में भी हेनरी कांस्टेंट से डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। सो दिस इज अबाउट हेनरी कांस्टेंट। अब चलो एक क्वेश्चन इस पे ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी से है। अगर आप भी ट्राई ये करना चाहे तो एनसीईआरटी का इंटेक्स प्रॉब्लम है। देखिए पहला क्वेश्चन है 2.6, क्या बोलता है मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है हेनरी लॉ H2S a toxic gas with rotten egg like smell is used for the qualitative analysis if, मैं सीधे लिख रहा हूं, if the solubility of H2S gas in water, if, आप लोग भी नोट करें, solubility of H2S gas in water at STP is 0.195 small m, calculate the Henry law constant, calculate KH लिख देता हूं, ठीक है। चलिए देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपसे कि if the solubility of H2S gas in water at STP is 0.195 molal, this is molal, calculate KH। अब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप सीधे सीधे ये समझ जाओ कि H2S गैस इन वाटर एट STP पे तो इसकी सॉल्युबिलिटी दी है 0.195 मोलल। अब 195 मोलल का मतलब क्या है भाई, वाटर में H2S डिसॉल्व है, उसकी मोलालिटी दे दी आपको 0.195। तो सीधा सीधा मतलब हुआ कि 1 kg वाटर के अंदर, इसका सॉल्यूशन देख ले ध्यान से, 1 kg वाटर के अंदर जो H2S के कितने मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S इज 0.195 मोल। यही चीज तो हुई, 1 kg वाटर के अंदर देयर इज 0.195 मोल्स ऑफ H2S आर प्रेजेंट। क्लियर है? तो अब हम सीधे सीधे क्या निकाल देते हैं, KH पूछ रहा है हमसे, बस फॉर्मूला तो अपने पास यही है। तो हम सबसे पहले देख लें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकाल देते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ एक गैस की जगह H2S है, अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकाल लूं तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S 0.195 अपॉन नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, तो सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन, वाटर। वाटर के मोल्स कहां से लाए भाई, दिया तो है 1 kg वाटर, मींस वाटर कितना था हमारे पास 1000 ग्राम, कितना था। अब देखिए ओवर वाटर का वेट कितना होता है, मोलर मास कितना हो जाएगा 18, इसको सॉल्व ये कर लेंगे तो कितना आएगा 55.5। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, 0.195 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 55.5 प्लस 0.195, टू इसको मान लो 55.7, कितना मान लेते हैं 55.7 मान लेते हैं। तो उसको जब आप करेंगे सॉल्व तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0.0035। तो ये तो आगे मेरे पास H2S के मोल फ्रैक्शन, क्या आगे H2S के मोल फ्रैक्शन। अब मुझे निकालना क्या है, हेनरी कांस्टेंट। देखो पार्शियल प्रेशर मुझे दिया है, दैट इज सॉल्युबिलिटी, पार्शियल प्रेशर कितना दिया है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। The solubility of H2S gas at STP is 0.195, okay, at STP पे बोल रहा है, ठीक है। if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m, ठीक है, तो 0.195, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ से चेक कर लेते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, प्रेशर STP पे कितना दिया उसने 0.987 बार दिया है, ठीक है, दिस इज द प्रेशर गिवन टू यू। अब आपको प्रेशर मिल चुका है,
मोल फ्रैक्शन निकाल चुके हो आप यहाँ से 0.035, प्रेशर मिल चुका है तो क्या निकाल दोगे, KH। तो KH हेनरी कांस्टेंट विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से PA ओवर X है, यानी कि P ओवर X। तो प्रेशर कितना है आपके पास 0.987 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है 0.035। इसको सॉल्व ये कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम छोटी सी अप्रोच से भी इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बट फाइनल आपको ध्यान इसी चीज को रखना है, इन तीन फॉर्मूले। PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है, PA इज इक्वल टू KH इंटू X है, और XA इज इक्वल टू PA अपॉन KH। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्युबिलिटी एंड द न्यूमेरिकल अप्रोच ऑफ हेनरी लॉ। इसको नोट कर लें। अब देखिए ये तो इंपॉर्टेंट था ही, बस एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज एप्लीकेशन। अब इस हेनरी लॉ के एप्लीकेशन क्या है जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। ठीक है, देखो अभी अभी हमने एक चीज कही थी डिस्कस कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो जाड़े के दिनों में क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो मतलब पानी में रहते हैं, वो बहुत आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं बिकॉज ऑफ हेनरी लॉ। भाई जाड़े के दिनों में टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, मींस वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाएगा। इसी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो वाटर में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं, सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, देखिए ध्यान से, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके एप्लीकेशन है वो कहाँ है, कार्बोनेटेड वाटर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। देखो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का मतलब पेप्सी, फिज, या फिर जो भी आप ये मतलब पीते हैं, स्प्राइट वगैरह, या फिर ये एप्पी हो गया। तो जब आप इनकी बोतल को खोलते हैं तो एक फिज आता है, बहुत अच्छा सा आता है ना, झाग सा आता है। वो क्यों आता है, बिकॉज ये जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती है इनको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में CO2 को डिजोल्व किया जाता है, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर डिजोल्व होती है, बहुत हाई प्रेशर पे वो डिजोल्व हो जाएगी। और जैसे ही आप इनको खोलते हैं तो प्रेशर रिलीज होगा, प्रेशर रिलीज होगा तो CO2 गैस बबल्स के फॉर्म में क्या होगी, बाहर आएगी। वही क्या है, उसके मतलब झाग जैसा बनता है, फिज बनता है। सो दैट इज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जिनके अंदर CO2 को हाई प्रेशर के अंदर उसको डिजोल्व किया जाता है ताकि उसमें फिज क्रिएट हो। क्लियर है, तो ये पहली चीज थी हेनरी लॉ की। अब दूसरी चीज जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्कूबा ड्राइवर्स। स्कूबा ड्राइवर्स यानी कि जो क्या बोलते हैं, गोताखोर होते हैं, वो जब जाते हैं नीचे मतलब पानी के अंदर, तो क्या होगा सोचो, अब वो नीचे डेप्थ में जा रहे हैं ना, तो जितनी गहराई में जाएंगे उतना क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है, जितनी डेप्थ में जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा नीचे होगा तो क्या होगा, वहां पर हमारे जो ब्लड है उसके अंदर जो गैसेज है वो उसके मतलब ब्लड में डिजोल्व हो जाएंगी। बिकॉज हेनरी लॉ बोलता है कि प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैसें क्या हो जाती है, मतलब घुल जाती है। तो ऑक्सीजन तो ठीक है भाई, अपना काम मतलब कैसे करती है मतलब बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर है, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि मेटाबॉलिज्म का काम वहां न्यूट्रल होगा। बट जो N2 होगी, वो N2 गैस क्या करेगी भाई, वो तो मतलब अनरिएक्ट मतलब डिजोल्व हो जाएगी क्योंकि हाई प्रेशर है। तो जैसे ही वो गोताखोर नीचे डेप्थ से ऊपर की तरफ आते हैं, मतलब सरफेस की तरफ, तो प्रेशर रिलीज होता है। तो जब प्रेशर रिलीज होगा तो जो ब्लड में N2 घुली हुई है वो N2 क्या होगी, बाहर को मतलब निकलेगी। और जो जो स्कूबा मतलब डाइवर्स होते हैं, उनके जो ज्वाइंट्स होते हैं उनमें कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो बबल्स फंस सकते हैं, तो इसलिए उनको क्या हो सकता है, बहुत पेन होता है, उसको ब्लेंड्स बोलते हैं। तो उन ब्लेंड्स को कम मतलब करने के लिए क्या करते हैं, एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम को, उसमें हीलियम ऐड मतलब कर दी जाती है, ये अप्रोक्स 11.7 ये मतलब परसेंट। तो स्क्रूबा डाइवर्स के तौर पर भी हम हेनरी लॉ की एप्लीकेशन को मतलब समझ सकते हैं कि एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम कुछ गैसों को उसके अंदर डाला जाता है ताकि वहां पर उनको ब्लेंड्स की प्रॉब्लम से मतलब बचाया जा सके, क्योंकि जितनी डेप्थ में जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा और सॉल्युबिलिटी मतलब नाइट्रोजन की गैस की हमारे ब्लड में मतलब बढ़ेगी, और जब ऊपर आएंगे तो वो गैस रिलीज होगी, और रिलीज होने के बाद ज्वाइंट्स में मतलब क्या होगी, मतलब फंसेगी, तो उनको बहुत ज्यादा पेन होगा। सो दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ स्क्रूबा ड्राइवर्स। और तीसरा क्या है, हाई एल्टीट्यूड्स में जो लोग रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स में, ठीक है,
मतलब बहुत ज्यादा हाइट पे जो लोग होते हैं, और वहां पर क्या होता है, उनको एनॉक्सिया की प्रॉब्लम होती है। बेसिकली क्या होता है कि जितनी हाइट पे हम लोग होते हैं उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो क्या होगा कि उतना ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जा नहीं, मतलब नहीं जा पाएगा, हमारे टिश्यूज में प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी लंग्स में नहीं आ पाएगा, और उसी की मतलब वजह से उनको बहुत ज्यादा मतलब फटीग या इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, उसको बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। आई थिंक आपने एप्लीकेशन को भी अच्छे से मतलब देख लिया होगा, और साथ में जो मैथमेटिकल मतलब एक्सप्रेशन है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी में इंटेक्स में भी है, कुछ एक्सरसाइज में भी है, उनको ट्राई करिए। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे दैट इज वेपर प्रेशर। तो लिक्विड्स के अंदर प्रॉपरली अब लोग हम वेपर प्रेशर में आ गए, देन मतलब वेरी सून वी विल स्टार्ट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टिल देन थैंक यू।